ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, तो आज है 7 फरवरी 2022 को हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो हम लोग देखेंगे गौती की क्लास में गौतम कुमार के साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला है बिहार स्पेशल। ठीक है, तो देखिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया गया है। किसे दिया गया तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जगदीश प्रसाद मंडल को किसको दिया गया? जगदीश प्रसाद मंडल। तो अभी जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मतलब दिया नहीं गया, अभी इसकी घोषणा हुई है, ये दिया जाएगा। हाँ, ये जगदीश जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये मधुबनी के रहने वाले हैं। कहाँ भाई? मधुबनी। ये मधुबनी के रहने वाले हैं। आखिर इसे दिया क्यों जा रहा है? तो अभी इनका उपन्यास है जिसका नाम है पंगु। अभी ये इनके उपन्यास पंगु के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो और जान लेते हैं इसके बारे में। तो हिंदी और राजनीतिक शास्त्र में एमए जगदीश मंडल पेशे से किसान है। साहित्य कर्म के साथ वह समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं। उपन्यास, नाटक, काव्य, कथा, एकांकी आदि विधाओं में 100 से अधिक रचनाएं अब तक कर चुके हैं। उन्हें विदेह भाषा सम्मान, टैगोर लिटरेचर अवार्ड, यात्री सम्मान, कौशिकी साहित्य सम्मान समेत इसके अलावा भी और भी कई तमाम तरीके के अवार्ड्स इनको दिए जा चुके हैं। बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी है भाई। आगे चलते हैं। नेशनल न्यूज में आते हैं। शस्त्र मोबाइल ऐप ये क्या है और किसने लॉन्च किया है? शस्त्र मोबाइल ऐप। तो अभी हाल ही में तो दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शस्त्र स्मार्ट कार्ड और शस्त्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। शस्त्र मोबाइल ऐप भी है और शस्त्र कार्ड भी है। शस्त्र कार्ड को भी लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दिल्ली पुलिस ने शस्त्र मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन की मदद से तैयार किया गया है। शस्त्र मोबाइल ऐप को ई बीट बुक से जोड़ा जाएगा और किसी भी समय पुलिस अधिकारी लाइसेंस धारकों की जांच कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान सर्वत्र पूजते कार्यक्रम ये क्या है? विज्ञान सर्वत्र पूजते यह कार्यक्रम क्या? तो इसके बारे में जब बात कर लेते हैं तो देखिए, तो अब अभी करीब सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम है ये, जो कि 12 से 28 तक चलेगा, जो कि 22 से 28 तक जो कि चलने वाला है। ठीक ना? विज्ञान सर्वत्र पूजते ये फरवरी में 22 से 28 तक चलने वाला एक साप्ताहिक कार्यक्रम है। ठीक है, तो देखो और देश भर में करीब 75 जगह पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विज्ञान पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवाओं को प्रेरित करना और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो सरकार के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75वां वर्ष की उपलब्धि में यह वर्ष मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने मुंबई के देवनार में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान में 2 नए विभाग और 2 नए अनुसंधान केंद्रों का उद्घाटन किया है, इसलिए ये अभी न्यूज में है। तो ये नए केंद्र सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर ऑफ एडीज स्टडीज के लिए है। ठीक है ना? तो ये केंद्र बालिकाओं, महिलाओं और बुजुर्ग आबादी की बेहतरी के लिए काम करेगा। यह एक एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आबादी में इस डेटा को मेटा डेटा में सिंक्रोनाइज किया जाएगा और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला कोल इंडिया।
कोल इंडिया खबर में आजकल कोल इंडिया न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये भारत का सबसे भरोसेमंद कंपनी बन गया है। भरोसेमंद कोल इंडिया देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी बन गई है। तो हाल ही में कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक कंपनी होने का पुरस्कार दिया गया है। कंपनी को यह पुरस्कार वाणिज्य और उद्योग मंडल ने कोलकाता में ऊर्जा सम्मेलन और उत्कृष्ट पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार कंपनी के ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने के प्रयास में प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल, इसके बारे में जानते हैं। तो ब्रिटेन का गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम, तो देखो ये क्या है। तो ब्रिटेन ने एक कार्यक्रम जारी किया था जिसका नाम था गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत जो भी अमीर लोग होते थे ना, उनको ब्रिटेन वाले लोग अपने यहाँ नागरिकता देते थे। तो इसके बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन के गृह सचिव प्रीति पटेल ने धोखाधड़ी को कम करने के उद्देश्य से करोड़पति निवेशकों के लिए गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। तो इस कदम के बाद गृह कार्यालय द्वारा वीज़ा की समीक्षा भी की जाएगी जो पहले से इस कार्यक्रम के तहत दिए जा चुके हैं, ठीक है ना। और इसके द्वारा सरकार रूसी धन के प्रभाव को भी रोकने का प्रयास कर रही है। यूके गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम धनी विदेशियों को निवास का मार्ग प्रदान करता है। यदि उन्होंने यूके में 2 मिलियन पाउंड से अधिक का निवेश किया है तब उनको गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम के तहत उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। आगे पढ़ते हैं मलावी में पोलियो प्रकोप, ये क्या है। पोलियो प्रकोप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हाल ही में 3 साल के बच्चे में जंगली पोलियो का एक नया मामला सामने आया है, ठीक है। और यह एक जंगली पोलियो के प्रकोप की घोषणा करता है। तो यह पिछले 5 सालों में अफ्रीका में अपनी तरीके का पहला मामला सामने आया है। तो वर्ष 20 में महाद्वीप को सभी प्रकार के जंगली पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी यह मामला सामने आ गया। खैर कोई बात नहीं, ये मामला जल्दी निपट जाएगा। लेकिन उसके अलावा दुनिया में अभी भी केवल 2 देश ऐसे बचे हुए हैं जो कि अभी भी जंगली पोलियो से मुक्त नहीं है, ठीक ना। पहला है अफगानिस्तान और दूसरा है पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो देखो, तो जो 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव है यह एक 6 दिन चलने वाला कार्यक्रम है। इसे 20 से 26 तक मनाया जाएगा। तो अभी 20 फरवरी से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 26 फरवरी तक चलेगा, ठीक ना। तो इसे शुरू किसने किया है। तो इसे जो एमपी के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है मंगू भाई पटेल हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और इसके 48वें जन्मोत्सव पर, मतलब कि 48वां नृत्य महोत्सव की शुरुआत किया है। तो इस समारोह में देश विदेश के विख्यात कलाकार अपनी नृत्य प्रस्तुतियाँ देंगे। नृत्य के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और मध्य प्रदेश सरकार रूपांकर कला पुरस्कार को भी प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। खजुराहो अपनी शोभनीय मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंदेल शासकों के द्वारा 900 ईसा से लेकर के 1130 ईसा के बीच बनवाया गया था, ईस्वी के बीच में बनवाया गया था। और यह मंदिर विश्व यूनेस्को के विरासत सूची में भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं चेतन घाटे, ये एक नया अपॉइंटमेंट, इसके बारे में जान लीजिए। तो हाल ही में चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान का नया निर्देशक चुन लिया गया है, ठीक है। और इन्होंने अजीत मिश्रा का स्थान लिया है। ये क्या बने हैं भाई, ये अभी आर्थिक विकास संस्थान का निर्देशक है। आर्थिक विकास संस्थान, अभी ये आर्थिक विकास संस्थान के निर्देशक बने और इन्होंने अजीत मिश्रा का स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं सुरजीत सेनगुप्ता, अभी इनका निधन हो गया। ये कौन है। तो फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी रहे, ये भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी रहे। सुरजीत सेनगुप्ता का भी हाल ही में निधन हो गया है। वे 71 वर्ष के थे और कोविड-19 की जटिलताओं के कारण इनका निधन हो गया है, ठीक है।
आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं है, हालांकि ये खबर तो स्पोर्ट्स में ही था, लेकिन फिर चलो कोई बात नहीं। इम्पोर्टेंट डे में एक बार फिर से आ जाते हैं, क्योंकि अब ये फरवरी का महीना ख़त्म ही होने वाला है। कंटिन्यू हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 1 फरवरी को हम लोग भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं और रूमेटाइड गठिया जागरूकता दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं और सूरज कुंड शिल्प मेला के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 से 13 फरवरी के बीच में हम लोग काला घोड़ा दिवस मनाते हैं महाराष्ट्र में। 6 फरवरी को हम लोग महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 8 फरवरी को हम लोग सुरक्षित इंटरनेट डे मनाते हैं। 10 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं और विश्व दहन दिवस मनाते हैं। 11 फरवरी को हम लोग बीमारियों का विश्व दिवस मनाते हैं और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं। 12 फरवरी को हम लोग डार्विन डे मनाते हैं और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं। आगे आते हैं 13 फरवरी को हम लोग विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं और 18 से 27 फरवरी के बीच में हम लोग ताज महोत्सव मनाते हैं। 20 फरवरी को हम लोग विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 फरवरी को हम लोग विश्व स्काउट दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी को हम लोग केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाते हैं। 27 फरवरी को हम लोग विश्व एनजीओ दिवस मनाते हैं और 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग बीमारी दिवस के रूप में मनाते हैं, दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए भाई लोग, हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पाइए, कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में। इतना समय के लिए ध्यान बनाने के लिए शुक्रिया।